हे एवरीवन। सो ये हम सीरीज करने वाले, बस इतना कर लो जो हमने पहले कभी शुरू किया था हमने, जिसमें हम क्विकली जितने जल्दी हो सके पूरा सब्जेक्ट रिवीजन करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो मिला है और अभी आपके पास एग्जाम में टाइम है तो आप लकी हो, क्योंकि बाकियों को जिसको नहीं मिला वो समझे आगे। तो ये उनके लिए जो मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करके रखे हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनको ये पूरी चीजें आएंगी। तो आप देख सकते हो इन 8 पेजेस में मैंने पूरे के पूरे यूनिट का एक्सप्लेन करके रखा है, सारे कॉन्सेप्ट्स। तो आपको बस यही 8 पेज करना है जो मैं भी बता रहा हूँ। तो शुरू करते हैं, आप बस रिवीजन करो। तो सबसे पहले हमें रीजनिंग के बारे में पढ़ना था। रीजनिंग क्या है, तो उसमें हमने प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग, बायेसियन नेटवर्क और डेम्स्टर शेफर रीजनिंग देखना था। तो आप इसको नोट्स में देख सकते हो। प्रोबेबिलिटी रीजनिंग क्या था, उसमें बेसिकली आप रिकॉल करो, आप हमें प्रोबेबिलिटी के बेसिस में डिसाइड करना पड़ता था क्या सही है क्या गलत है। बायेसियन में हमें प्रोबेबिलिटी भी था, प्लस इसमें हम 2D डायरेक्शन में, ये 1D था ये 2D था, इसमें हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे चीजों को, ग्राफिकल के फॉर्म में। लाइक बायसियन में 2D ग्राफ के फॉर्म में करते थे। डैमस्टर में थोड़ा सा अलग है। जहां तक अभी तक हम लोग प्रोबेबिलिस्टिक और बायसियन में प्रोबेबिलिटी के बेसिस में काम करते थे, डैमस्टर में हमें प्रोबेबिलिटी के बेसिस में काम नहीं करना, हमें बिलीफ के बेसिस में काम करना है। हम बिलीफ के बेसिस में काम करते थे, कोई डिसीजन हमें बिलीव होता था तब हम लेते थे। बिलीफ में भी हमारे पास एक बिलीफ था और एक ल्यूमेट्रिक कंस्ट्रेंट था, उसके हिसाब से हम मैथमेटिकली डिफाइन करते थे कि किस क्या हमें चॉइस होनी चाहिए। ये रीजनिंग में था। सेकंड इज प्लानिंग इन एआई। अब प्लानिंग कैसे करते हैं, प्लानिंग करने के लिए गोल स्टेट हमने पढ़ा था, हेराडिकल गोल स्टेट पढ़ा था, और अदर स्टेट लाइक पार्शियल ऑर्डर, कंडीशनल, प्रोबेबिलिस्टिक। गोल स्टेट में क्या था, हम एक गोल स्टैक था, सॉरी, गोल स्टैक में क्या था, हमारे पास एक स्टैक था, इसमें मल्टीपल गोल्स रखते थे और एक टाइम पे हम एक गोल को एग्जीक्यूट करते थे और वो इंडिपेंडेंटली चलता था। अगर वो चल रहा है तो उसके साथ साथ वो मल्टीपल गोल आया तो एक और स्टैक बना के सब गोल्स, जो सब गोल्स होते थे वो इसमें आता था। और इस टाइप में हर एक गोल एग्जीक्यूट करता था हमारे स्टैक में। और ये स्टैक तब तक चलता था जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी ना हो जाए। ये गोल स्टैक में था। और हेरारिकल में क्या था, हेरारिकल में हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस रहती थी, हर एक चॉइस के ऊपर सब गोल्स डिवाइडेड रहते थे, तो हेरारिकल ऑर्डर में रहते थे। तो उसमें हम हेरारिकल स्टैक, गोल स्टैक में ये पढ़ना था। ये हमारा प्लानिंग एंड एआई में आता है। फिर हमने अदर्स में भी हमारा पार्शियल ऑर्डर था, लाइक अगर हमारा एक गोल है वो हम फ्लेक्सिबल रहता था, हम कुछ भी उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते थे, चॉइसेस अपने मन से कर सकते थे। कंडीशनल में जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कंडीशनल में, कि अगर आपके पास आइसक्रीम के चॉइसेस है या ये चॉइस, अगर समर्स है तो आप आइसक्रीम की तरफ जाओगे, वो कंडीशन हमने लगा दिया। प्रोबेबिलिटी में हम प्रोबेबिलिटी के बेसिस में चॉइस करते थे, प्लान करते थे अपनी प्लानिंग प्रोबेबिलिटी के बेसिस में, कंडीशन के बेसिस में, पार्शियल ऑर्डर या फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस में, हेरारिकल के बेसिस में, या गोल स्टैक करते हुए। ये सारे प्लानिंग एंड एआई में आते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम आपको बस ये दो चीज याद रखनी है। आपके पास रूल्स है, इफ देन जो, और एक फैक्ट्स होते हैं, और इसके बेसिस में आपको एक्सपर्ट सिस्टम डिजाइन करना पड़ता है। एक्सपर्ट सिस्टम होता क्या है, एक्सपर्टिज्म इस मीन्स कि एक ऐसा एआई जो एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट पे, फॉर एग्जांपल मेडिकल डायग्नोस्टिक एआई, वो मेडिकल के बेसिस में एक्सपर्ट है। उसको ट्रेन ही किया गया है कि उसको सारे क्वेश्चंस के आंसर करने मेडिकल के बेसिस में। तो वो एक्सपर्ट सिस्टम है। एक्सपर्ट सिस्टम का डायग्राम भी आपको याद होगा। इधर यूजर था, यूजर इंटरेक्ट करता था यूजर इंटरफेस से, यूजर इंटरफेस, और इधर तो नॉलेज बेस कौन क्रिएट करता है, वो एक्सपर्ट नॉलेज जो ह्यूमन है वो नॉलेज बेस क्रिएट करता है। तो यूजर इंटरेक्ट किया यूजर इंटरफेस से, नॉलेज बेस क्रिएट क्रिएट किया ह्यूमन, यूजर इंटरफेस और नॉलेज बेस के बीच में जो इन्फ्रेंस इंजन है वो टैली करता था दोनों के बीच में, इसको जो चीज चाहिए इससे लिया इससे, वो डायग्राम में पर्टिकुलरली एक्सपर्ट सिस्टम के हिसाब से बताया गया था। एक्सपर्ट सिस्टम से डिराइव होता था नॉलेज एक्विजिशन, कि नॉलेज एक्विजिशन आप कैसे कर सकते हो, नॉलेज जो डेटा कलेक्ट कैसे कर सकते हो, उसमें हमने पढ़ा था क्वेश्चन आयर मेथड, इंटरव्यूज के थ्रू और मल्टीपल चीजों के थ्रू हम क्वेश्चंस को, डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में हमने मेन चीज था लॉजिकल के थ्रू, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे प्रिडिकेट लॉजिक, प्रपोजिशनल लॉजिक, प्रोसीड्यूर था, लाइक प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड, या आगे बढ़ते हैं फ्रेम्स था। फ्रेम्स मतलब एक फ्रेम में डेटा रहता था, एक पर्सन ए बी सी, उसका नाम, पर्सन का नाम, पर्सन की आईडी, ये एक फ्रेम में डेटा स्टोर करते थे सिमेंटिक के थ्रू और प्रोडक्शन रूल्स के थ्रू। तो पहले प्रेडिकेट की तरफ पढ़ते हैं। प्रेडिकेट क्या था, प्रेडिकेट में हमने 5 चीजें पढ़नी थी, कांस्टेंट, वेरिएबल, प्रेडिकेट, क्वांटिफायर और कनेक्टिव्स। ये सब चीजें हमने देखी थी। कांस्टेंट जैसे कि राम श्याम, या उसमें एग्जांपल के तौर पर था सॉक्रेट्स, ये कांस्टेंट में था। वेरिएबल जैसे एक्स पढ़ते थे, वाई पढ़ते थे। प्रीडिकेट्स एग्जांपल था, प्रीडिकेट्स के हमारे, लाइक अब देख सकते हो उसमें जो चीजें क्वांटिफायर्स में फॉर ऑल, और इसमें कुछ इस टाइप में था क्वांटिफायर्स में। कनेक्टिव्स में हमारे एंड, और ये सब चीजें यूज करके हम बेसिकली एक प्रीडिकेट लॉजिक डिजाइन कर सकते हैं। ये सब अब जो हमने पीडीएफ नोट्स दिया था उसमें आप देख सकते हो, ये बस ओवरव्यू, ताकि आप कंफ्यूज ना हो चीजों को लेके। तो ये कंफ्यूजन हटाने के लिए प्रीडिकेट लॉजिक में हमने ये पढ़ा। इंस्टेंस रिलेशनशिप में दो पढ़ा था। एक इंस्टेंस रिलेशनशिप, लाइक एक ह्यूमन है वो हर्ष है, तो ये भी एक प्रीडिकेट लॉजिक लिखने का तरीका है, पर ये एक इंस्टेंस डिफाइन कर रहा है, ये एक इंस्टेंस डिफाइन कर रहा है, इंस्टेंस रिलेशनशिप। नेक्स्ट था इज अ रिलेशनशिप, कि इज अ रिलेशनशिप में क्या था, लाइक एक कैट है,
वो कैट डिफाइन कर रहा है एनिमल कैटेगरी को, तो कैट इज अ एनिमल, तो इज अ रिलेशनशिप में क्या है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दूसरे किसी कैटेगरी को पॉइंट आउट कर रहा है, तो वो इज अ रिलेशनशिप में आता है, जो इंस्टेंस रिलेशनशिप का एक पार्ट है। और इंस्टेंस रिलेशनशिप प्रेडिकेट लॉजिक का एक पार्ट है। फिर एक प्रेडिकेट लॉजिक का दूसरा पार्ट है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन में मैंने बताया था आपको कि आपके पास अगर पी यूनियन क्यू है, तो आपको जानबूझ के एक ऐसा क्रिएट करना है ताकि आपको आंसर मिल जाए, लाइक आपको आंसर लाना है। फॉर एग्जाम्पल पी यूनियन क्यू है, तो माइनस क्यू यूनियन आर करोगे तो माइनस क्यू और इसका क्यू कट जाएगा, तो फिर पी और आर बचेगा, पी यूनियन आर आया। फिर माइनस पी यूनियन माइनस एस करोगे, माइनस पी कट जाएगा, तो आर यूनियन एस आया। फिर माइनस एस लोगे तो एस और एस कट जाएगा, तो आर आया। फिर लास्ट में आर का ये कॉम्प्लीमेंट आएगा, माइनस आर, जिसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए एक नल वैल्यू निकालोगे। ये हमें पढ़ना था रिजोल्यूशन में। अब इसका स्टेप्स देख लेते हैं। पहले कन्वर्ट करो सीएनएफ में, तो ये जो फॉर्म आया इसको बोलते हैं सीएनएफ फॉर्म। यानी कि आपको जो चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अच्छा हूं तो बाकी सब बुरे, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं बाकी सब बुरे, तो मैं ये ऑटोमेटिकली प्रूफ कर दूंगा मैं अच्छा हूं। मतलब कन्वर्ट इनटू सीएनएफ फॉर्म, यानी कि दूसरे वाले को इस पूरे फॉर्मेट को, अगर हमें ये फॉर्मेट चाहिए तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना। ये बस लिखने का तरीका है, कन्वर्ट इनटू सीएनएफ फॉर्म। ये बेसिकली यही बोलता है कि अगर हमें ये रिजल्ट चाहिए तो इसके लिए हमें ये सीएनएफ फॉर्म यही है कि एक को हटाने के लिए आप उसके नेगेटिव को साथ में ले आओ। तो क्यू को मुझे हटाना था तो मैंने उसके नेगेटिव को सामने ले आया। तो ये था। फिर नेग्लेक्ट द टर्म फॉर द आंसर, इसमें इसमें नेगोशिएट कर दिया। नेगोशिएट मतलब होता है इसमें माइनस लगाना, तो मैंने इसमें माइनस लगा दिया। फिर टेक यूनिफिकेशन, इसको यूनिफाई कर दिया, तो ये आंसर आ गया। अब इस तरह से इसको स्टेप को रिपीट करो, सेम रिपीट करो। कब तक रिपीट करना है, जब आपका खुद का जो एक पर्टिकुलर आंसर का कॉन्ट्राडिक्शन ना आ जाए। जैसे आर का माइनस आर आ गया, तो डू अप टू द आंसर, आंसर आना चाहिए आपका नल, तो इन दोनों को करोगे तो नल आ जाएगा, और कॉन्ट्राडिक्शन के हेल्प से। तो ये होता है हमारा रिजोल्यूशन, यानी कि एक प्रॉपर सॉल्यूशन को लेके हम कब तक नन तक कब तक ले आए, वो रिजोल्यूशन के हिसाब से आता है। फिर टॉपिक आता है नेचुरल डिडक्शन। लाइक अगर बारिश हो रही है तो रोड गीली होगी, रोड गीली हो रही है तो एक्सीडेंट्स होंगे, तो यानी कि बारिश हो रहा है मतलब एक्सीडेंट्स होने तय है। तो ये सब चीजें नेचुरल डिडक्शन होता है कि हमें दो चीजें लॉजिक गिवन है और तीसरा लॉजिक हमें खुद से डराइव करना है, वो नेचुरल डिडक्शन जो ह्यूमन लॉजिक के बेसिस में काम करता है। 8 हमें पढ़ना था, लाइक इसमें देखो हम कहाँ थे, ये हमने कवर कर लिया। फिर हमें प्रोसीड्यूरल पढ़ना था। प्रोसीड्यूरल में क्या था, प्रोसीड्यूरल में हमें पढ़ना था रूल्स, कि प्रोसीजर क्या है या सेट ऑफ एक्शंस क्या है। डिक्लेरेटिव में हमें ये इंपॉर्टेंट है, डिक्लेरेटिव में हमें फैक्चुअल आंसर व्हाई व्हाट क्या जरूरी है ये। प्रोसीजर में जैसे हाउ, मतलब चीजें काम कैसे कर रही है, चाय बनानी है तो किस टाइप में उसके प्रोसेसेस क्या है। और डिक्लेरेटिव मतलब स्काई इज ब्लू, अब इसमें कोई प्रोसीजर नहीं, बस एक डिक्लेयर कर दिया स्टेटमेंट, एक फैक्चुअल आंसर है ये। फिर नेक्स्ट इज लॉजिकल प्रोग्रामिंग। लॉजिकल प्रोग्रामिंग मींस एक लॉजिक को प्रोग्राम में कन्वर्ट करना। लाइक फादर जॉन बॉब, ये एक चीज लिखी हुई है, ये एक लॉजिक है, प्रेडिकेट लॉजिक। इसको लॉजिक में कैसे कन्वर्ट करोगे, जॉन इज अ फादर, जॉन इज बॉब्स फादर, ये मैंने इसको लॉजिक में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रीजनिंग एंड चेनिंग। फॉरवर्ड मींस जब आपको इनिशियल पता हो, गोल नहीं पता हो, तो मैं इनिशियल से गोल की तरफ जा रहा हूँ, इसको बोलते हैं। ये डेटा ड्रिवन पे काम करता है, यानी कि आपको डेटा पता है तो इनिशियल स्टेट से गोल की तरफ चले जाओगे, ये फॉरवर्ड चेनिंग। बैकवर्ड चेनिंग, आपको गोल पता है, आपको इनिशियल नहीं पता, तो आप गोल से इनिशियल की तरफ आ रहे हो, गोल डायरेक्ट ड्रिवन। आपको गोल पता है, गोल ड्रिवन से आप इनिशियल की तरफ आ रहे हो, तो होता है बैकवर्ड बैकवर्ड चेनिंग। नेक्स्ट इज कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम, सीएसपी। इसमें क्या था, हमारे पास एक वेरिएबल्स थे, कुछ कुछ वेरिएबल्स थे और उससे कुछ डोमेन्स गिवन थे, यानी कि आंसर गिवन थे, और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश था, इसको हम लोग बोलते थे कंस्ट्रेंट। तो अगर किसी प्रॉब्लम में हमारे पास वेरिएबल्स है, we have set of variables, we have set of domains, and there is a relationship between variables and domains. That relationship is called constraints. For example, इसका एप्लीकेशन है ग्राफ कलरिंग में। फिर आते हैं एडवर्सेबल सर्च में। एडवर्सेबल सर्च में हमारे पास, हमें आपको बताया था कि चार चीजें सेटिस्फाई करनी चाहिए। पहला कि सॉल्यूशन मस्ट बी डिटर्मिनिस्टिक, एक्चुअल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इज फुल ऑब्जर्वेबल, कि ऐसा कोई भी स्टेप नहीं होना चाहिए जो हमें हवा में हो रहा है, जो जिसके हमें कोई आइडिया नहीं, जो पॉसिबल ही नहीं था वो हो गया। हमें हमारे पास हर स्टेप जो चलने वाला है, जो दोनों प्लेयर्स है या जो भी प्लेयर्स है, वो हर स्टेप जो चलेंगे वो हमें उसका आइडिया होना चाहिए, वो रूल्स में ही होना चाहिए। टर्न बेस, कि अगर सबको बराबर टर्न मिलना चाहिए, ये नहीं कि किसी को एक एडवांटेज मिल गया किसी को कम मिल गया। फिर जीरो सम गेम, अगर एक जीतता है तो दूसरे की हार होगी। ये चारों इन्वायरमेंट अगर सेटिस्फाई करता है तो दैट विल बी एन एडवर्सेबल सर्च का एग्जांपल। अब एडवर्सेबल सर्च के में ही लाइक एक ऑप्टिमल डिसीजन भी था, कि अगर हमें दोनों के चांसेस, अगर दो प्लेयर्स है, दोनों के चांसेस को हमें मैक्सिमम करना है, तो अगर हम दोनों के चांसेस, ये भी सही एकदम ऑप्टिमल सॉल्यूशन चलेगा, ये भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन चलेगा। अगर दोनों ऑप्टिमल सॉल्यूशन चलेंगे तो उस टाइप में जो डिसीजन लिए जाएंगे वो होगा ऑप्टिमल डिसीजन। यानी कि जब दोनों प्लेयर्स हमारे सबसे ऑप्टिमल तरीके से अगर डिसीजंस लेंगे, तो जो फाइनल डिसीजन होगा वो ऑप्टिमल डिसीजन की तरफ जाता है। उसका फिर एक और सिनेरियो था मैक्स मिन या मिन मैक्स सर्च।
तो इसमें क्या होता था, दो प्लेयर्स होते थे, एक होता है मैक्स प्लेयर, एक होता है मिन प्लेयर। मैक्स प्लेयर का काम होता है स्कोर को बढ़ाना 1 पॉइंट से, मिन प्लेयर का काम होता है स्कोर को घटाना 1 पॉइंट से। तो ये दोनों मिलकर ट्राई करते हैं, ये एक ट्राई करता है बढ़ाने का, एक ट्राई करता है घटाने का। तो दोनों अपने आप में ऑप्टिमल है। या जैसे मैं मैक्स हूँ, मेरा काम है बस बढ़ाने का, एक मिन है उसका काम है घटाने का। तो ये करते करते मैं एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक पहुंच जाऊंगा। ये एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन करने का ट्रिक है। जैसे मैंने बताया था कि दोनों में ऑप्टिमल तरीके से चले, तो ये दोनों ऑप्टिमल तरीके से चलेंगे। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थी बी रेज़ टू द पावर डी। पर इसमें एक प्रॉब्लम था कि इसमें बहुत सारे यूजलेस ब्रांचेस भी थे, जैसे हमने देखा था। तो उसके बाद उसको सॉल्व करने के लिए आया अल्फा बीटा प्रोनिंग। अल्फा बीटा प्रोनिंग सेम है मिन मैक्स के, मैक्स मिन से ही इंस्पायर्ड है, बस इसमें हम एलिमिनेट कर देते हैं एक्स्ट्रा ब्रांचेस को। लाइक मैक्स के जगह इसमें हम यूज करते हैं अल्फा, मिन के जगह इसमें हम यूज करते हैं बीटा। उल्टा भी कर सकते हो, मैक्स की जगह यूज कर सकते हो अल्फा, मिन की जगह यूज कर, सेम चीज, मतलब उल्टा वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। तो क्योंकि इसमें हम एलिमिनेट कर देते हैं एक्स्ट्रा ब्रांचेस को, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो थी वो d/2 हो जाती है। यानी कि इसमें थी b रेज़ टू द पावर d, इसमें थी b रेज़ टू द पावर d/2। नेक्स्ट बीएफएस और डीएफएस, ये ध्यान से समझ लेना। बीएफएस स्टैक यूज कर, डीएफएस जो है डेप्थ फर्स्ट सर्च, वो स्टैक यूज करता है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्यों यूज करता है? ये फास्ट है, ये स्लो है, ये कंप्लीट है, ये इनकम्प्लीट है। डेप्थ फर्स्ट सर्च में कभी भी कंप्लीट आंसर नहीं आता, या कभी कभी आता है लेकिन जनरली नहीं आता। ये एक्यूरेट है, ये एक्यूरेट नहीं है, ये नॉट रिलायबल है, ये रिलायबल है। ये ज्यादा मेमोरी लेती है, ये कम मेमोरी लेती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ज्यादा मेमोरी कौन लेता है? बीएफएस लेता है। ये कम मेमोरी लेता है। और ये ऑप्टिमल है, ये ऑप्टिमल नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो इन चीजें याद रखनी है। क्या क्या? जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या याद रखना है कि ये ऑप्टिमल नहीं है, नॉट ऑप्टिमल। ठीक है, डेप्थ फर्स्ट सर्च ऑप्टिमल नहीं है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च ऑप्टिमल है। डेप्थ फर्स्ट सर्च कम मेमोरी लेता है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च ज्यादा मेमोरी लेता है। यानी कि दोनों में एक फायदा एक नुकसान है। इसमें फायदा क्या है, फिर से रिकॉल करो, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए। डेप्थ फर्स्ट सर्च में फायदा क्या है? लेस मेमोरी। इसमें क्या फायदा है? ऑप्टिमल, खत्म। लेस मेमोरी एलएम, ऑप्टिमल। बस ये दो चीजें याद रखनी है आपको। ये दो चीजें याद इसलिए रखनी क्योंकि इसके बाद नया चैप्टर, नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। अगर हम दोनों को कंबाइन कर दे, यानी कि मुझे इसका लेस मेमोरी चाहिए और इसका ऑप्टिमलिटी चाहिए, तो मैं दोनों कंबाइन कर दूंगा, तो होता है आइटरेटिव डीपनिंग एल्गोरिदम, आईडीए स्टार बोलते हैं इसको। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, डीएफएस और बीएस को कंबाइन करके सॉल्यूशन निकाल दिया। तो ये अभी तक का मोस्ट ऑप्टिमल एल्गोरिदम है, जो आज तक अभी तक हमने पढ़ा, ए स्टार एओ स्टार जो भी था उसमें से सबसे मोस्ट ऑप्टिमल। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स, क्या क्या होते हैं। तो इनिशियल स्टेट, ये याद रखो, ये आ सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एआई एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एजेंट, दोनों में सेम आंसर होता है। ठीक है, इसमें याद रखो इनिशियल स्टेट, गोल स्टेट, एक्शन, ट्रांजिशन मॉडल, पाथ कॉस्ट और सॉल्यूशन। 6 स्टेप में याद रखो। सॉल्यूशन इग्नोर भी कर सकते हो, पाथ कॉस्ट तक चलेगा। तो क्या है, डिफाइन करो प्रॉब्लम को, डिफाइन अ प्रॉब्लम, चूज अ एक्शन। इनिशियल स्टेट डिफाइन कर लिया, अब उसके इनिशियल स्टेट चुनने के बाद कौन कौन से पॉसिबल एक्शंस आते हैं, फिर उस इनिशियल जो पॉसिबल एक्शंस है उसमें आप कौन कौन से एक्शंस को चुनोगे, यानी कि ट्रांजिशन मॉडल डिफाइन करो। फिर गोल तक पहुंचो, गोल स्टेट पे पहुंचने के बाद आप पाथ कॉस्ट कैलकुलेट कर लो, कौन से पाथ में आए तो उसे कैलकुलेट कर लो, या सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो, तो सॉल्यूशन में मैंने लगा दिया था। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है सर्चिंग एल्गोरिदम। सर्चिंग एल्गोरिदम में होता है अनइन्फॉर्म्ड और इन्फॉर्म्ड सर्च। इन्फॉर्म अनइन्फॉर्म्ड में हमें पढ़ना है बीएफएस, डीएफएस और यूनिफॉर्म कॉस्ट, और इन्फॉर्म में पढ़ना है ग्रीडी सर्च, ए स्टार और एओ स्टार। तो डीएफएस में एक और होता है डेप्थ लिमिटिंग सर्च। बीएफएस हमने डिस्कस कर लिया, डीएफएस हमने डिस्कस कर लिया। डेप्थ लिमिटिंग सर्च में क्या होता है, डीएफएस में जनरली क्या होता था कि हम लास्ट डेप्थ तक चलते थे। तो अगर लास्ट डेप्थ बहुत बड़ा है तो हमारा सॉल्यूशन कभी आएगा ही नहीं, इनफाइनाइट में हमारा सॉल्यूशन अटक जाएगा, इसलिए कंप्लीट नहीं होता था। बट लिमिट में सर्च क्या है, हम एक लिमिट लगा देते हैं, लेवल 3 तक चलनी है, तो डेप्थ में लेवल 3 तक जाएगा, फिर वो वापस एग्जीक्यूट करना शुरू हो जाएगा। तो डीएफएस की जो प्रॉब्लम थी कि उसका सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं होता था, लिमिट सर्च के थ्रू वो कंप्लीट हो जाता है, तो उसका एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बाई डायरेक्शनल क्या था, हमें इनिशियल स्टेट और गोल स्टेट पता होने चाहिए। तो हम एक वेरिएबल हमारा इनिशियल स्टेट से आएगा और एक वेरिएबल हमारा गोल स्टेट से आएगा, और दोनों साथ में मिलेंगे, मीट इन द मिडिल एल्गोरिथम भी इसको बोलते हैं, मीट इन द मिडिल अप्रोच। तो ये बाय डायरेक्शनल था। फिर इन्फॉर्म सर्च में ग्रीडी आता था। ग्रीडी में हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस है, हमें सिर्फ ह्यूरिस्टिक को फॉलो करना है, ग्रीडीली अप्रोच यूज करना है। यानी कि एफएन जो हमारा फंक्शन है वो हमेशा ग्रीडी एचएन के बराबर होगा, यानी कि हमेशा ह्यूरिस्टिक्स के हिसाब से चलना है। जिसके ह्यूरिस्टिक्स कम, अगर हम मिनिमाइजेशन देख रहे हैं तो कम तो उसमें जाए, अगर मैक्सिमाइजेशन देख रहे हैं तो ज्यादा उसमें जाएंगे। तो बेसिकली टेक्निकली डिपेंड अपॉन द ह्यूरिस्टिक्स। ए स्टार सर्च में हमें ह्यूरिस्टिक्स के साथ साथ एक्चुअल वैल्यू भी देखनी है, जीएन प्लस एचएन, एचएन ह्यूरिस्टिक्स और जीएन मींस एक्चुअल वैल्यू, कि अगर हमारे पास पाथ है तो हमें ये भी देखना है कि उसका ह्यूरिस्टिक्स कितना है और उसका ऑप्टिमल जो उसका एक्चुअल पाथ वो कितना है, उसके हिसाब से हमें डिसीजन लेना है। तो ये, और ये सिंगल पाथ में एग्जीक्यूट करता है, यानी कि ये बस एक टाइम पे एक ही पाथ एग्जीक्यूट करेगा। ये ए स्टार सर्च की कमजोरी भी है, ये सिंगल पाथ पे एग्जीक्यूट करता है। वही एओ स्टार इसमें थोड़ा सा बेटर है कि ये मल्टीपल पाथ के लिए हमें एक अप्रोच देता है, और ये ऑप्टिमल है ए स्टार से भी ज्यादा। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको।
इनफॉर्मल सर्च भी। नेक्स्ट इज मेमोरी बाउंडेड। मेमोरी बाउंडेड में तीन चीजें पढ़नी थी, हिल क्लाइंबिंग, सिमुलेटेड और लोकल बीम। हिल क्लाइंबिंग में क्या था, ग्रीडी फॉलो करता है, बैक ट्रैकिंग नहीं है। अगर हम एक बार क्रॉस कर गए और अगर हम आगे बढ़ते रहे, अगर हमें एक हिल मिल गया और एक दूसरे हिल जो हम बैक ट्रैक नहीं कर सकते, मतलब पीछे नहीं देख सकते कि क्या पॉसिबल है, इसमें लोकल मैक्सिमम प्रॉब्लम थी कि अगर हमें इस टाइप में, अगर हमारे पास ये हिल है और ये छोटा हिल, अगर हम इस हिल पे है तो हमें लग रहा है ये हिल सबसे टॉप पे है, यानी कि सबसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे है। पर इससे पहले भी एक हिल थी जो सबसे टॉप पे थी, पर हम अभी बैक ट्रैक नहीं कर सकते, हम पीछे नहीं जा सकते ये देखने के लिए कि और कौन सा है। तो ये हिल क्लाइंबिंग की एक वीकनेस थी, जो जिसको सिमुलेटेड ने सॉल्व कर दिया, सिमुलेटेड एनिलिंग प्रॉब्लम ने। ये टेम्परेचर वेरिएबल के थ्रू काम करता है कि टेम्परेचर वेरिएबल का बढ़ता जाएगा, यानी कि सिस्टम आगे चलता जाएगा, फिर वापस यहाँ से शुरू करेगा और फिर यहाँ से आप देख सकते हो ऑप्टिमल क्या है। पर इसमें भी कुछ कुछ दिक्कतें थी जो लोकल बीम ने ट्राई किया सॉल्व करने का। लोकल लोकल बीम में क्या था, इसमें इसने सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम ऑफ लोकल मैक्सिमा। इसमें लोकल मैक्सिमा का प्रॉब्लम था हिल क्लाइंबिंग में, सिमुलेटेड ने उसको सॉल्व कर दिया। बट इसमें और भी चीजें प्रॉब्लम थी कि यार ये वापस ऐसे आएगा तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी, मेमोरी कितनी लगेगी, तो बहुत सारे एक्स्ट्रा कंप्यूटेशन होने वाले हैं। लोकल बीम में क्या था, लोकल बीम में हम के रैंडम स्टेट सेलेक्ट करते थे, चार ऑप्शन है, चार में से दो ऑप्शन रैंडम स्टेट सेलेक्ट करो। अब उस दो ऑप्शन में बेस्ट सक्सेसर सेलेक्ट करो, यानी कि अगर हमारे पास चार ऑप्शन है तो रैंडमली हम दो बेस्ट सक्सेसर चूज करते थे और उनको बोलते तुम बढ़ो आगे। तो मल्टीपल पाथ्स में वो बढ़ते रहते थे, तब तक बढ़ते थे जब तक उनको वो रास्ता खत्म ना हो जाए, फिर वो बैक ट्रैक करेंगे, फिर वापस चलेंगे, फिर पूरा इस तरह से वो ऑब्जर्व करेंगे चीजों को। तो एक लोकल बीम की तरह वो, मतलब रैंडम स्टेट सेलेक्ट किया, उसमें बेस्ट सक्सेसर की तरफ आगे बढ़े, तब तक चलो, तब तक खत्म नहीं हो, फिर आप बैक ट्रैक किए, फिर रैंडम सेलेक्ट किए, फिर आगे बढ़े, जब तक वो सॉल्यूशन कंप्लीट दे ना दे। तो एक मेमोरी बाउंडेड में हमें ये सब चीजें करनी थी। फिर हमें आ जाते थे एआई क्या है, तो एआई का डेफिनेशन देख लेना, प्रॉब्लम्स इन एआई, क्या प्रॉब्लम आती है एआई में कि एआई थोड़ा बायस्ड हो सकता है कभी कभी, एआई के पास इथिक्स नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है एआई की। फिर टिक टैक टू प्रॉब्लम जो हमने देखा था, उसमें मैंने बताया था टिक टैक टू क्या है, एक 3x3 ग्रिड है। अब इसमें आपको लिख सकते हो, इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इनिशियल स्टेट क्या है, एक एम्प्टी, इसको बोलते हैं इनिशियल स्टेट। ये इनिशियल स्टेट एक एम्प्टी एरिया है। और गोल क्या है, गोल है हमारा या तो जो एक्स सिंबल यूज करेगा, जो एक ओ सिंबल यूज करेगा, जो एक्स यूज करेगा उसे मैक्सिमम बोल सकते हैं, जो ओ यूज करेगा उसे मिनिमम बोल सकते हैं, सेम ही चीज तो है। एक्स चाहेगा वो जीते, मिन चाहेगा वो जीते। एक सेट ऑफ रूल्स रहता है कि आपको 3x करना है या 3o करना है, तो गोल स्टेट वही है कि आपको 3x करना है या 3o करना है। 3x कैन बी इन सेम रो में भी हो सकता है, सेम कॉलम में हो सकता है, सेम डायगोनल में हो सकता है। ये तीन रोल डिफाइन कर दिया। अब ये हमारा इनिशियल स्टेट, फिर ये हमारा इंटरमीडिएट स्टेट जिसमें हम एक एक्स है या एक दूसरा एक्स है या ऐसा है या एक जीरो, ये इंटरमीडिएट स्टेट। और फाइनल स्टेट हो जाएगा जब तीनों मिल जाए, या तो कॉलम वाइज या तो रो वाइज या तो डायगोनल वाइज, कुछ भी मिल जाए, तो ये हमारा फाइनल स्टेट होगा। ये हमारा टिक टैक टोन डिफाइन हो गया और मिन मैक्स एल्गोरिथम इसमें लगा देना, काम हो गया। नेक्स्ट इज एजेंट। क्या होता है, मैंने बताया था, एजेंट में आपको सेंसर्स आते हैं जो इनपुट लेते हैं, एक्चुएटर्स होते हैं जो आउटपुट देते हैं, फंक्शंस होते हैं जो बेसिकली इधर उधर के काम करते हैं, और प्रोग्राम्स होते हैं जो फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये होता है एजेंट्स का काम। प्रॉब्लम सॉल्विंग मैंने बताया था, ये एजेंट वाला प्रॉब्लम सॉल्विंग है। इनिशियल स्टेट, गोल स्टेट, सेट ऑफ पॉसिबल एक्शंस, ट्रांजिशन टेबल, फिर लास्ट में था कॉस्ट फैक्टर, जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था वही सेम चीज है, वो मैंने एक्सप्लेन किया था। देख लो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट, ये एजेंट के लिए था, एआई के लिए भी सेम रहेगा, सब चीजें सेम रहेंगी यहाँ तक जो भी मैंने डिफाइन किया था। ये था प्रॉब्लम सॉल्विंग है। प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, हर प्रोडक्शन सिस्टम में कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ मेमोरी होती है और एक कंट्रोल स्ट्रेटेजी होती है जो रूल्स और मेमोरी को मैनेज करे। ये होता है प्रोडक्शन सिस्टम में। बस यहाँ पर अपना चैप्टर खत्म। यहाँ पर हमने पूरा चैप्टर बोल रहा हूँ, पूरा सब्जेक्ट खत्म। इतनी चीज आपको रिवाइज करनी है अच्छे से। दिस इज काइंड ऑफ अ फ्लो चार्ट। इफ यू लाइक द वीडियो, जस्ट कमेंट आउट कि हाँ पसंद आया, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे और बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स।